बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के हवाले से है। इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को आज के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं और आज इसमें सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 7 तक स्टडी करेंगे और आगे सेक्शन बाय सेक्शन लेके इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो पार्ट 1 है ये प्रिलिमिनरी के हवाले से हैं। इब्तिदाई कुछ सेक्शंस हैं। इसमें मेन जो सेक्शंस है वो डिफिनीशंस का है। कुछ वर्ड्स को डिफ़ाइन किया गया है कि यही वर्ड्स आगे इस एक्ट में जब यूज़ होंगे तो इसका वही मतलब होगा जो कि सेक्शन 3 में बताया गया है। इसके अलावा 7 के हवाले से सेक्शंस हैं। इसके अलावा बताया गया है सेक्शन 5 में कि स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो कैसे दिया जा सकता है, तो वो इसमें बताया गया है। सबसे पहले बात यहाँ पे करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं। सबसे पहले अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो है 1872 का, यानी वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 5 साल पहले का जो है वो इन्फोर्स हुआ है। उसके 5 साल बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो वजूद में आया, इन्फोर्स हुआ। अब जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो नाफिज हुआ तो हम अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस और कंपनसेशंस की बात है कि मैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं ब्रीच करता हूँ, यानी मैं वायलेशन करता हूँ और आप जो है वो मेरे ख़िलाफ़ जाके अदालत में मुकदमा करते हैं तो अदालत जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो है मुझसे कंपनसेशन लेके दे देंगी। जो डैमेजेस हैं वो मुझसे लेके आपको दे देंगी। लेकिन अगर वहाँ पे आप कहते हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसके साथ जिस प्रॉपर्टी के हवाले से मुझे वो प्रॉपर्टी दी जाए, तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये प्रोविजंस मौजूद ही नहीं है कि आपको वो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का पोजेशन आपको वापस दिलाया जाए। तो अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें कमी आ गई। तो इसी वजह से जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है 1877 का ये वजूद में आया। इसका नाम है कि स्पेसिफिक रिलीफ जो दादरसी ख़ास किस्म की। तो अब वो क्या है, यहाँ पे आपको वो प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो दे दिया जाता है। तो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आपस में कनेक्टेड हैं। जिन चीज़ों की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कमी है तो वो तमाम जो कमी है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने यहाँ पे पूरी करती है। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रिलिमिनरी, इसका जो सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 जो कि हमेशा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड और कमेंसमेंट के हवाले से होता है। तो इस एक्ट का जो टाइटल है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 और ये इसकी जो एप्लीकेशन है वो पूरे पाकिस्तान पे है, यानी पूरे पाकिस्तान में ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ये नाफिजुल अमल है। और इसकी जो इन्फोर्समेंट स्टार्ट हुई है वो यहाँ पे है कि फर्स्ट डे ऑफ मई 1877, यानी 1 मई 1877 से इसकी इन्फोर्समेंट स्टार्ट हुई है। सेक्शन 2 जो है वो रिपील्ड हो चुका है। सेक्शन 3 जो है ये इंटरप्रिटेशन के हवाले से, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक्ट में सेक्शन जो नंबर 2 होता है या 3 होता है, जो भी शुरू में एक सेक्शन होता है जो कि कुछ वर्ड्स को डिफ़ाइन करता है कि यही वर्ड्स आगे इस एक्ट में, इस कानून में जहाँ पे भी यूज़ होंगे तो इसका वही मतलब होगा जो यहाँ पे जो सेक्शन में डिफ़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पे ओब्लिगेशन का वर्ड है। ओब्लिगेशन का मतलब जिम्मेदारी। अब ये कौन सी जिम्मेदारी है, इसमें कहते हैं कि इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब लॉ जो है आपके ऊपर कोई भी एक ड्यूटी वो डाल देता है तो आप बाउंड हैं कि आप उस ड्यूटी को पूरा करें। तो यहाँ पे ओब्लिगेशन को डिफ़ाइन किया है कि अब आगे इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कोई भी अगर ओब्लिगेशन का वर्ड आता है तो इसका मतलब ये है कि हर वो ड्यूटी जो कानून के ज़रिए इन्फोर्स कराई जा सकती हैं तो इसका मतलब है ओब्लिगेशन। इसके बाद है यहाँ पे वर्ड है ट्रस्ट। ट्रस्ट इंक्लूड्स एवरी स्पीसीज ऑफ एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और कंस्ट्रक्टिव फिड्यूशरी ऑनरशिप। एक शख्स जो है उसके पास एक ज़मीन है या एक घर है, कोई भी प्रॉपर्टी है, उसने वो प्रॉपर्टी जो है किसी नेक मकसद के लिए आगे वक्फ कर दी है। जैसे कि मिसाल मैं दे देता हूँ, जैसे ओल्ड हाउस होते हैं या जो माजूर लोग होते हैं उनके लिए एक ख़ास जगह जो है वो वक्फ कर दी जाती है, वहाँ पे वो लोग रहते हैं, उनको खाना पीना सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। अब वो जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं ट्रस्ट। अब वो जो प्रॉपर्टी जिस शख्स के नाम पे होती है उसका उस ट्रस्ट के साथ जो रिलेशन होता है उसको कहते हैं फिड्यूशरी ऑनरशिप।
वो उसका ऑनर तो होता है लेकिन फिड्यूशरी होता है, यानी वो इस ट्रस्ट से, इस प्रॉपर्टी से अपने फ़ायदे के लिए जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये इसका ऑनर है, इसके नाम पे है, लेकिन इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता क्योंकि ये ट्रस्ट है, ये वक्फ हो चुकी हैं। और अब इस ट्रस्ट को जो शख्स मैनेज करता है, जो मैनेजमेंट वहाँ पे करता है, उसको कहते हैं ट्रस्टी। वो इसका फिड्यूशरी कैरेक्टर में जो है वो इसका यहाँ पे वो इसको होल्ड करता है, यानी कि वो उसको मैनेज तो कर रहा होता है लेकिन अपने फ़ायदे के लिए नहीं करता। जो लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं उनको कहते हैं बेनिफिशरीज, यानी वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पर मस्जिद की बात करते हैं तो एक शख्स जो है वो मस्जिद के लिए जगह वक्फ करता है, तो अब मस्जिद की जो जगह है वो है ट्रस्ट, और जिस शख्स के नाम पे है उसका इसके साथ जो ऑनरशिप है वो है फिड्यूशरी ऑनरशिप। वो इस मस्जिद से फ़ायदा नहीं उठा सकता, यानी मस्जिद में अगर कोई चंदा वगैरह आता है तो वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, बस सिर्फ इसके नाम पे है। तो मस्जिद जो है वो वक्फ कर दी जाती है। वहाँ पे जो इमाम होता है, जो उसकी मस्जिद का ख्याल रखते हैं, खादिम वगैरह होते हैं, वो है ट्रस्टी, वो इसकी मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं। इनका जो यहाँ पे वो करेक्टर है वो फिड्यूशरी है, यानी वो फ़ायदा पहुँचाते हैं। और जो लोग नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे तो वो है बेनिफिशरीज। सेटलमेंट, यहाँ पे वर्ड आ जाता है, मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट अदर देन अ विल और कोडिसाइल एज डिफाइंड बाय द सक्सेशन एक्ट 1925 whereby the destination or devolution of successive interest in immovable or immovable property is disposed of or agreed to be disposed of। यहाँ पे सेटलमेंट का जो वर्ड है इसका मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि उस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए एक शख्स जब फोत हो जाता है तो अब उस इंस्ट्रूमेंट, उस डॉक्यूमेंट के ज़रिए उसके जो वर्सा होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी या चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, तो उसके वर्सा जब उस इंस्ट्रूमेंट, उस डॉक्यूमेंट के बेस पे वो एग्री हो जाते हैं और प्रॉपर्टी को उस इंस्ट्रूमेंट के बेस पे डिस्पोज करते हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को कहते हैं सेटलमेंट। अब जैसे यहाँ पे इसमें से जो है विल को निकाल दिया है सक्सेशन एक्ट के तहत। अगर एक विल है तो विल क्या है कि जब एक शख्स मर जाता है तो उसके मरने के बाद जो विल है वो ओपन होती है, फिर उस विल में जो बात होती हैं अगर प्रॉपर्टी के हवाले से हैं तो उसको पूरा उस तरीके से किया जाता है जैसे विल में बताया गया है। तो अब यहाँ पे जो विल की डॉक्यूमेंट है उसको निकाल दिया है। विल को छोड़ के कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी में, अपने हयात में उस डॉक्यूमेंट को, उस इंस्ट्रूमेंट को तहरीर किया है और उसमें एक्सप्रेसली बताया है, वाज़ेह तौर पर बताया है कि मेरे मरने के बाद जो मेरी वो फ़लाँ मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो फ़लाँ फ़लाँ वारिसान में इस तरीके से जो है वो तकसीम की जाए। तो अब उस डॉक्यूमेंट की बेस पे जो प्रॉपर्टी डिस्पोज होती हैं या जो वर्सा है वो एग्री हो जाते हैं और एग्री हो के उस प्रॉपर्टी को उस इंस्ट्रूमेंट की बुनियाद पे डिस्पोज करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं सेटलमेंट। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनको डिफाइन कर दिया गया। यहाँ पे अब कहते हैं कि वर्ड्स डिफाइंड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड all words occurring in this act which are defined in the Contract Act 1872 shall be deemed to have the meaning respectively assigned to them by that act। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऊपर हमने देख लिए तो डिफाइन हो गए। अब आगे कहते हैं कि जो वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जिस तरीके से बयान किए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं, वो तमाम वर्ड्स अगर इस एक्ट में आगे कहीं पे भी एक्रू होते हैं, सामने आते हैं, तो इसका वही मतलब होगा जो जिस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाता है सेविंग्स, जो सेक्शन 4 है, एक्सेप्ट वेयर इट इज हियर इन अदरवाइज एक्सप्रेसली इनेक्टेड। यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन दिया गया है। अब इसमें कहते हैं एक्सेप्शन ये है नीचे, अब ये जो हम बातें पढ़ने वाले हैं, कहते हैं यहाँ पे कि इसके हवाले से अगर किसी कहीं और सेक्शन में या कहीं और लॉ में कोई बात बताई गई है तो उसको फॉलो किया जाएगा। अगर नहीं बताया गया अदरवाइज एक्सप्रेसली इनेक्टेड, यानी अदरवाइज जो अभी हम नीचे पढ़ने लगे हैं तो इसको माना जाएगा। Nothing in this act shall be deemed to give any right to relief in respect of any agreement which is not a contract। यहाँ पे वर्ड पे गौर करें कि any agreement which is not a contract। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जो कि एक लीगल ऑब्जेक्ट के बारे में होता है, एक लीगल एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा एग्रीमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट के हवाले से किसी भी शख्स को रिलीफ का जो राइट है वो नहीं दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर जो शराब है उसका जो लेन देन कारोबार है वो मना है पाकिस्तान में। तो अब मैं और आप किसी ऐसे इलीगल ऑब्जेक्ट के हवाले से कोई एग्रीमेंट करते हैं। अब
मैं या आप जो है उस एग्रीमेंट की हम वायलेशन करते हैं, तो हम अगर रिलीफ के लिए अदालत में जाते हैं तो अदालत हमें रिलीफ नहीं देगा, क्योंकि हमारा जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे इसमें कहते हैं कि ये जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये हमें कोई भी ऐसा राइट ऑफ रिलीफ नहीं देगा ऐसे एग्रीमेंट के हवाले से कि वो एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। तो इसके हवाले से हमें यहाँ पे रिलीफ का जो राइट है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत नहीं दिया जाएगा। सेकंड यहाँ पे बात बताई गई है कि नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच ही may हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्लॉज बी में ये बताया गया है कि दो पर्सन्स है या जो भी हैं उनका आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वहाँ पे कोई उसमें से एक जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, तो अगर कोई शख्स जो है वो रिलीफ के लिए आता है, इसी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत अदालत में आता है रिलीफ मांगने के लिए, तो उस शख्स को डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उसको महरूम नहीं किया जाएगा राइट टू रिलीफ से अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है ये हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी मिलता है। अब ये शख्स अगर चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे उसको परफॉर्म करवाया जा सकता है, यानी इसके खिलाफ रेमेडी मौजूद हैं। यानी कि अगर एक शख्स ने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर दी है और मैं चाहता हूँ कि वो शख्स जो है जिसने वायलेशन की है, ब्रीच किया है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट पे अमल दरामद करे, यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ही अदालत में जा सकता हूँ, वहाँ पे उसके खिलाफ मुकदमा कर सकता हूँ कि ये उस कॉन्ट्रैक्ट पे अमल दरामद करें। लेकिन अगर यहाँ पे कहते हैं कि अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं चाहता, तो मैं अगर और राइट ऑफ जो है रिलीफ है वो चाहता हूँ, तो किसी भी ऐसा शख्स को डिप्राइव नहीं किया जाएगा राइट टू रिलीफ से, जो कि यहाँ पे कहते हैं कि विच ही may हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। अब जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको रिलीफ चाहिए और वो इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आता है, तो किसी भी शख्स को यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ से, राइट टू रिलीफ से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कहते हैं टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ऑन डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है ये हमारा जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये इफेक्ट नहीं करेगा रजिस्ट्रेशन एक्ट को। इन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऐसे ही लागू होगा जैसे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में बताया गया है। इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सेक्शन 5, स्पेसिफिक रिलीफ हाउ गिवन। स्पेसिफिक रिलीफ किस तरीके से दिया जा सकता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 तरीके बताए गए हैं। By taking possession of certain property and delivering it to a claimant। यहाँ पे पहली बात समझते हैं कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वहाँ पे जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहाँ पे पोजेशन के हवाले से कोई जिक्र नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक गाड़ी लेता हूँ, मैंने आपको पेमेंट कर दी है, अब हम दोनों का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ गाड़ी के हवाले से, पेमेंट तो मैंने आपको कर दी, अब आप मुझे गाड़ी का पोजेशन जो है वो नहीं दे रहे हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत अदालत में जाते हैं तो वहाँ पे गाड़ी के पोजेशन के हवाले से मेरे लिए रेमेडी मौजूद नहीं है। तो अब अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत दावा करूँगा। इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है मुझे गाड़ी का कब्जा मिलेगा। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पोजेशन की, प्रॉपर्टी की पोजेशन की बात नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पैसों की बात है। मैं कहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, तो यहाँ पे फिर मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आऊँगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ मुख्तलिफ तरीक़ों से दिया जा सकता है कि बाय टेकिंग पोजेशन ऑफ सर्टन प्रॉपर्टी एंड डिलीवरिंग इट टू अ क्लेमेंट। जो क्लेमेंट है, जो दावेदार है, वो जो प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है, तो जिससे क्लेम कर रहा है तो उससे पोजेशन लिया जाएगा और जो शख्स क्लेम कर रहा है उसको उस प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है इसमें है कि बाय ऑर्डरिंग अ पार्टी टू डू द वेरी एक्ट विच ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डू। ऑब्लिगेशन का वर्ड यहाँ पे आ गया जो कि ऊपर हमने डिफिनीशन वाले सेक्शन में भी पढ़ा था कि कोई भी ऐसी ड्यूटी जिसको हम कानून के जरिए एनफोर्स कर सकते हैं तो इसका मतलब है ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे कोई भी जो ऑब्लिगेशन है जिसको कानून के जरिए हम एनफोर्स करा सकते हैं, तो कोई भी शख्स जो कि बाउंड है इस ऑब्लिगेशन के लिए, तो यहाँ पे अदालत जो है वो ऑर्डर करेंगी उस पार्टी को कि आप इस एक्ट को पूरा करें जिसका आप जो है वो बाउंड है।
और उसके बाद है क्लॉज सी में है कि बाय प्रिवेंटिंग अ पार्टी फ्रॉम डूइंग दैट विच ही इज एन अंडर ऑब्लिगेशन नॉट टू डू। एक शख्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत या उसकी जो ड्यूटी है कि वो बाउंड है कि वो कोई स्पेसिफिक एक्ट है वो नहीं करेगा, वो एक ऐसा अमल है जो कि उसने नहीं करना, उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, तो हम अदालत में जाएंगे और स्पेसिफिक रिलीफ हम इस तरीके से मांग सकते हैं कि उस पार्टी को रोका जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए। प्रिवेंट का मतलब कि उसको रोका जाए ऐसे एक्ट्स हैं कि जो उसकी ओब्लिगेशन है कि वो इस एक्ट को ना करें, लेकिन वो उसको कर रहा है, तो अदालत उसको प्रिवेंट करेंगी, रोकेंगी कि आप ये काम नहीं कर सकते। by determining and declaring the rights of parties otherwise than by an award of compensation। यहाँ पे डिक्लेरेशन जो होता है, जो इस्तकरारिया होता है, मोस्टली हमारे जो दावे होते हैं वो डिक्लेरेशन के होते हैं, तो पार्टीज़ जो है वो डिक्लेरेशन के लिए भी आ सकते हैं और उनको डिक्लेरेशन के जो हवाले से जो भी डिटर्मिनेशन है वो अदालत करेगी। इस तरीके से भी उनको स्पेसिफिक रिलीफ दिया जा सकता है। इसके अलावा जो रिसीवर है वो भी अपॉइंट किया जा सकता है, यानी मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी है, उससे रेंट आता है, तो आपको वो रेंट, आपको उसमें हिस्सा बनता है, लेकिन दूसरा फरीक जो है वो मुकम्मल तौर पर उस रेंट को रिसीव कर रहा है, तो आप क्या करेंगे कि अदालत को एप्लीकेशन देते हैं कि ये प्रॉपर्टी, ये मेरा जो मुखालिफ है ये भी रिसीव ना करे, तो लिहाजा आप इसके लिए रिसीवर अपॉइंट करें, यानी कि थर्ड पार्टी को अपॉइंट करें कि वो इस रेंट को अपने पास जमा करे उस वक्त तक जब तक कि अदालत फैसला नहीं कर पाती। इसके बाद है कि प्रिवेंटिव रिलीफ क्या है। प्रिवेंटिव रिलीफ वो है जो कि सेक्शन 5 के क्लॉज सी में बताया गया है। अब सेक्शन 5 क्लॉज सी ऊपर हमने देख लिया, यहाँ पे बाय प्रिवेंटिंग अ पार्टी फ्रॉम डूइंग दैट विच ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन नॉट टू डू, यानी कि यहाँ पे एक शख्स जो है उसकी ये ओब्लिगेशन है कि वो कोई ऐसा काम है जो कि वो ना करे, उसने नहीं करना, लेकिन वो कर रहा है, तो उसको उस एक्ट से रोकना है। जब अदालत उसको रोकेगी तो इसको कहते हैं कि प्रिवेंटिव रिलीफ। रिलीफ नॉट ग्रांटेड टू इन्फोर्स पीनल लॉ। स्पेसिफिक रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर द मियर पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग अ पीनल लॉ। तो पीनल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सेक्शन 7 का मतलब ये है कि अगर एक शख्स जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आता है स्पेसिफिक रिलीफ के लिए, और उसका पर्पज़ ये होता है कि जो उसका फरीक है, जो मुखालिफ है, वो उसको जो है वो सज़ा दी जाए, यानी उसके ऊपर पिनल लॉ को इन्फोर्स किया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है वो सिर्फ सिविल रेमेडी ही दी जाएगी, यहाँ पे जो क्रिमिनल रेमेडी है वो अवेलेबल नहीं है। अगर अब देखें कुछ ऑफेंसेस, कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल रेमेडी भी अवेलेबल होती हैं और सिविल रेमेडी भी अवेलेबल होती हैं। तो अब अगर आप चाहें तो सिविल रेमेडी के लिए भी जा सकते हैं, क्रिमिनल के लिए भी जा सकते हैं, या एट अ टाइम दोनों के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा एक्ट, मिसाल के तौर पर आपको आपकी प्रॉपर्टी को किसी ने नुकसान पहुंचाया, डैमेज किया, तो अब आपको वहाँ पे आपको राइट हासिल है कि आप चाहें तो कंपनसेशन के लिए भी जा सकते हैं, या उसने जो नुकसान पहुंचाया है अगर वो क्रिमिनल में भी फॉल करता है तो आप उसके खिलाफ क्रिमिनल रेमेडी में भी जा सकते हैं उसको सज़ा देने के लिए। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 7 का मतलब ये है कि अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ इस चीज़ के लिए मांगते हैं कि उसको उसके ऊपर पिनल लॉ को एनफोर्स किया जाए, यानी जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है उसको यहाँ पे सज़ा भी दी जाए, तो यहाँ पे कहते हैं कि रिलीफ नॉट ग्रांटेड टू इन्फोर्स पिनल लॉ, तो पिनल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए आपको रिलीफ ग्रांट नहीं किया जाएगा। इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो फर्दर सेक्शंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, और प्लेलिस्ट में आपको सारे जो लेक्चर्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपके लिए आज का लेक्चर इंतहाई इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।